नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एनवायरनमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पिछले एक सप्ताह की महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करते हैं, ताकि इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आए, आपकी परीक्षा में आए, तो आप उस प्रश्न को हल करने में सक्षम हो और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सके। इस सप्ताह भी हमने महत्वपूर्ण खबरों को चुना है। तो कौन सी वे खबरें हैं, सबसे पहले उन्हीं को देख लेते हैं। तो 4 महत्वपूर्ण खबरें हैं जो इस सप्ताह लगातार चर्चा में रही है। हाल ही में एक महत्वपूर्ण अध्ययन प्रकाशित हुआ है, जो अध्ययन हमें बताता है कि जो बूढ़े जानवर होते हैं, जो वृद्ध पशु होते हैं, वो अपने समुदाय के अस्तित्व के लिए बेहद ज़्यादा खास होते हैं। न केवल अपने समुदाय के अस्तित्व के लिए खास होते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसलिए अगर हम पर्यावरण संरक्षण का कोई भी प्रयास करना चाहते हैं, जिस पर्यावरण संरक्षण में वन्य जीव प्रजातियों का संरक्षण भी शामिल है, तो हमें बूढ़े जानवरों की संरक्षा करना, उनको बचाना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो ये स्टडी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए। इसके अलावा अमेजन वर्षा वन भी लगातार चर्चा में रहे हैं, तो अमेजन वर्षा वन पर हम विस्तार से बात करेंगे। प्रोजेक्ट चीता अलग अलग कारणों से चर्चा में रहा है, तो प्रोजेक्ट चीता के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे। इसके अलावा यूएन पर्यावरण शिखर सम्मेलन 2024 में 4 शिखर सम्मेलन कौन से हैं जिनसे हमने बहुत ज्यादा उम्मीद लगाई थी, अगर हम पर्यावरण से संबंधित संकट का मुकाबला करना चाहते हैं। और जो चारों ही सम्मेलन बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण थे, लेकिन वो अपने अपेक्षा के अनुरूप हमें रिजल्ट नहीं दे पाए हैं, या जो अपेक्षा विकासशील देशों द्वारा इन सम्मेलनों के माध्यम से की जा रही थी, में अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई है। तो एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि वर्ष 2024 के 4 प्रमुख पर्यावरणीय शिखर सम्मेलन जिनको विफल माना जा रहा है, उन पर भी चर्चा करेंगे। अंत में आपके लिए इन सभी से जुड़ा हुआ एक एक अभ्यास प्रश्न होगा। तो अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस, जैसा कि आप जानते हैं, नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। और नोएडा में हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होने वाले हैं। ये कौन-कौन से बैच हैं? एक हिंदी माध्यम का है और एक इंग्लिश माध्यम का है, और दोनों ही आईएएस जीएस फाउंडेशन बैच हैं, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आपकी शामिल है। हिंदी माध्यम का जो बैच है, ये 16 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, जिसकी टाइमिंग होगी सुबह 11:30 बजे। और अंग्रेजी माध्यम का जो बैच है, ये 9 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, जिसका टाइमिंग होगी शाम को 6 बजे। आप अगर इन बैचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं, और इस नंबर पर कॉल करके अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज और जयपुर में भी हमारे हिंदी माध्यम के आईएएस फाउंडेशन बैच प्रारंभ हो रहे हैं। प्रयागराज में जो बैच है, ये 2 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुआ है, और इसके जो टाइमिंग है, वो शाम को 6 बजे है। आप इस बैच में अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। जयपुर में जो बैच है, ये 16 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसकी टाइमिंग होगी शाम को 5:30 बजे। इसके लिए भी, इन बैचेस में एडमिशन के लिए भी आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं, और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। सफलता की दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और हमारा जो पहला टॉपिक है, ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक नए अध्ययन से ये चीज हमारे सामने आती है कि किसी भी प्रजाति के संरक्षण में बूढ़े जानवरों, उस प्रजाति के जो बूढ़े जानवर हैं, जो वृद्ध पशु हैं, वे बेहद ज्यादा भूमिका निभाते हैं। इसलिए उनकी संरक्षण में बूढ़े जानवरों का अस्तित्व होना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो आज का पहला टॉपिक यही है कि बूढ़े जानवरों का अस्तित्व जरूरी क्यों है। तो जरूरी क्यों है, स्टडी में क्या कहा गया है, वो उसके इन बूढ़े जानवरों के महत्व को रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है। इस स्टडी में ये कहा गया है, अध्ययन में ये कहा गया है कि जो वृद्ध पशु होते हैं, जो बूढ़े जानवर होते हैं, उनके पास अपनी उम्र के कारण एक संचित ज्ञान होता है। एक अपनी उम्र में, लंबे समय में, वो अस्तित्व से जुड़ी हुई तरह तरह की जानकारियां हासिल करते हैं, तरह तरह का अनुभव हासिल करते हैं, एक्सपीरियंस को हासिल करते हैं। चाहे वो अपनी प्रजाति से जुड़े हुए जो नन्हे एक शावक है, या आप कह सकते हैं बछड़े हैं, किसी भी रूप में आप उनका नाम ले सकते हैं, जो बच्चे हैं, उनके लालन पालन में उनकी भूमिका रहती है। साथ ही समुदाय को किस प्रकार से अन्य शिकारी जानवरों से संरक्षित रखना है, उसकी जानकारी रहती है। कहाँ पर किस तरह से
भोजन की प्राप्ति करनी है, भोजन की खोज करनी है, उसमें उनकी भूमिका रहती है। यानी अपनी हर्ड का, अपने समुदाय का वो नेतृत्व करने में भी आगे रहते हैं और इसलिए समुदाय की रक्षा करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित होती है। तो जो वृद्ध पशु होते हैं, उनके पास संचित ज्ञान होता है, जो उनके समूह के अस्तित्व में सहायक होता है। वे युवा सदस्यों को भोजन ढूंढने और शिकारियों से बचने जैसी चुनौतियों में भी उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनका अनुभव समूहों के भीतर सामाजिक पदानुक्रम को स्थिर रखने में भी मदद करता है। यानी उनके बीच अलग-अलग जानवरों में जो समुदाय के अंतर्गत सोशल हायरार्की है, उसको बनाए रखने में भी उनकी भूमिका स्थापित होती है। जो बूढ़े जानवर होते हैं, वो पीढ़ियों के बीच ज्ञान को भी हस्तांतरित करते हैं, नॉलेज को भी ट्रांसफर करते हैं, उसमें भी उनकी भूमिका रहती है। जिससे जीवित रहने की जो अलग-अलग प्रकार की रणनीतियां हैं और जो पर्यावरणीय परिवर्तन के साथ अनुकूलन स्थापित करना है, उसमें यंग जनरेशन को आसानी हो जाती है। तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका स्थापित होती है। मानव गतिविधियों का बूढ़े जानवरों पर लगातार नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और क्योंकि बूढ़े जानवर किसी भी समुदाय की संरक्षा में, उसको आगे बढ़ाए जाने में, उसके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए अगर बूढ़े जानवरों पर नकारात्मक प्रभाव मानवीय गतिविधियों का है, तो पूरी प्रजाति के लिए ही हानिकारक होता है और वन्य जीव संरक्षण में उसका बेहद ज्यादा इम्पैक्ट माना जा रहा है इस स्टडी के अंतर्गत। चाहे मानवीय गतिविधियों के कारण आवास विनाश हो, यानी जहां पर ये जानवर या जानवरों का समुदाय रहता है, उनका हैबिटेट लॉस हो, चाहे मानव गतिविधियों के कारण ये हो, उनका शिकार हो, या फिर आप जानते हैं कि मानवीय गतिविधियों के कारण जीवाश्म ईंधन के लगातार प्रयोग के कारण ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन और उसके माध्यम से वैश्विक तापन और अंततः जलवायु परिवर्तन की घटना से वृद्ध जो इंडिविजुअल्स हैं, जो कि वृद्ध इंडिविजुअल्स का मतलब है कि जो बूढ़े जानवर हैं, उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो रहा है। बूढ़े जानवरों की मृत्यु से बहुमूल्य सांस्कृतिक और जीवन रक्षा संबंधी ज्ञान की भी हानि होती है। बड़ों के बिना युवा जानवरों को जीवित रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है पूरे समुदाय को। सामाजिक संरचना कमजोर हो जाती है जानवरों की, जो उनका सोशल स्ट्रक्चर है वो कमजोर होता है बूढ़े जानवरों के बिना, और पर्यावरणीय तनाव के प्रति उनकी संवेदनशीलता भी बढ़ जाती है, उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है और इसलिए समुदाय का अस्तित्व खतरे में पहुंच जाता है। दीर्घायु प्रजातियों में बूढ़े व्यक्तियों पर यह शोध किया गया है। इस शोध के बारे में जान लेते हैं। 9,800 से अधिक अध्ययनों की समीक्षा की गई है इस अध्ययन में। तो ये जो रिजल्ट हमारे सामने आए हैं, ये अलग-अलग प्रजातियों पर जो 9,800 अध्ययन हुए हैं, उस अध्ययन की समीक्षा के माध्यम से ये रिजल्ट हमारे सामने आए हैं और इसमें बताया गया है कि दीर्घायु प्रजातियों में बूढ़े व्यक्तियों या बूढ़े जानवरों, व्यक्तियों का मतलब इंडिविजुअल से है यहाँ पर, तो इसे आप बूढ़े जानवर के माध्यम से भी संबोधित कर सकते हैं। तो दीर्घायु प्रजातियों में बूढ़े जानवरों की भूमिका की जांच की गई है। बूढ़े जानवर महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं, जैसे कि ज्ञान का संचरण, सहायक पालन पोषण और पोषक तत्वों के चक्रण में भी इनकी सहायक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो वृद्ध जानवर होते हैं, वो सामाजिक गतिशीलता के प्रबंधन और चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों के दौरान प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और अध्ययन में ये भी बात कही गई है कि जो दीर्घायु स्तनधारी हैं, पक्षी हैं और शीत रक्त वाले जानवर हैं, उसको ही इस स्टडी में केंद्र में रखा गया है, अध्ययन में केंद्र में रखा गया है, क्योंकि इनमें सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर और माता पिता की देखभाल जैसे जो तत्व है वो प्रभावशाली होते हैं। किनमें प्रभावशाली होते हैं? जो स्तनधारी हैं, पक्षी हैं और शीत रक्त वाले जानवर हैं। तो इस अध्ययन के माध्यम से अलग-अलग चीजें हमारे सामने आती हैं और 2 केस स्टडी भी प्रदान की गई हैं। एक हाथी से संबंधित और दूसरी ओरका, जिसको आप किलर व्हेल के नाम से भी जानते हैं और जो डॉल्फिन की एक बड़ी प्रजाति है। उसके माध्यम से आप इस केस स्टडी के माध्यम से इस विषय को और ज्यादा समझ जाएंगे। जैसे हाथियों पर जो अध्ययन किया गया है, आप ये भी जानते हैं कि हाथियों का जो नेतृत्व होता है, वो मादा हाथी द्वारा किया जाता है और सामान्यतः जो सबसे बड़ी हथिनी होती है, उसके द्वारा समुदाय का नेतृत्व किया जाता है। इसलिए हाथियों का जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसको मात्र सत्तात्मक माना जाता है, मैट्रियार्कल माना जाता है। तो मात्र सत्तात्मक जो मादाएं होती हैं, वो विशेषकर 60 वर्ष से अधिक आयु की मादाएं झुंड में नेतृत्वकारी भूमिका निभाती हैं। जो वृद्ध मात्र सत्तात्मक मादाएं हैं, वो झुंड को संगठित करने में मदद करती हैं और शिकारियों जैसे खतरों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन भी करती हैं, उनका जवाब भी देती हैं। उनकी अनुपस्थिति में अगर ये जो 60 वर्ष से अधिक आयु की मादाएं हैं, सामान्यतः जो झुंड का नेतृत्व करती हैं, अगर ये अनुपस्थित रहें झुंड से,
तो युवा हाथी जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं और उनमें तनाव का स्तर यानी स्ट्रेस का स्तर भी ऊंचे स्तर पर देखा जाता है। तो ये हानि होती है। दूसरी केस स्टडी ओरका की है, किलर व्हेल की है। जो वृद्ध मादा ओरकाएं होती हैं, उनका अनुभव बहुत व्यापक होता है और में एक प्रकार से आप अगर मानवीय समाज से उसकी तुलना करें तो अपने समुदाय के लिए दादी की भूमिका निभाती हैं और जो अपनी संतान होती है उन संतानों को बछड़ों की देखभाल और सुरक्षा में भी मदद करती हैं। इसी को हम कहते हैं ग्रैंड ग्रैंड मदर हाइपोथेसिस यानी दादी परिकल्पना। और ये दादी परिकल्पना का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो बताता है कि जो वृद्ध मादाएं हैं वो अपनी संतानों की मदद करके प्रजाति के अस्तित्व में योगदान देती हैं। तो ये दूसरी केस स्टडी हुई। तो इससे हमारे सामने एक दृष्टिकोण भी सामने आता है और वो है दीर्घायु संरक्षण की अवधारणा। वो अवधारणा क्या बताती है कि प्रजातियों के वृद्ध सदस्यों की सुरक्षा करनी चाहिए, उसी पर जोर देना चाहिए ताकि उनका अस्तित्व और पारिस्थितिक स्थिरता यानी जो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है उसको सुनिश्चित किया जा सके। वृद्ध जीव जो होते हैं वो प्रजनन, प्रवास और सामाजिक नेटवर्क में योगदान करते हैं, विशेषकर दीर्घायु प्रजातियों में। जो वृद्ध मत्स्यों की सुरक्षा यानी जो मछलियों की यहाँ पर बात हो रही है, जो वृद्ध मछलियां हैं, जो बूढ़ी मछलियां हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आयु और आकार आधारित मत्स्य प्रबंधन रणनीतियों की वकालत इस अध्ययन में की गई है जिससे उनकी जनसंख्या को स्थिरता प्रदान की जा सके, उनकी जनसंख्या में एक स्थिरता ला करके सुधार की तरफ आगे बढ़ा जा सके। प्रजातियों की आयु संरचना को संरक्षित करने पर ध्यान देने से जो वृद्ध प्रजातियां हैं उनके नष्ट हो जाने पर होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने में भी मदद मिलती है और इसलिए ये दीर्घायु संरक्षण दृष्टिकोण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यानी प्रजातियों के जो वृद्ध सदस्य हैं उनकी संरक्षा करना बेहद ज्यादा जरूरी है अगर आप प्रजाति की संरक्षा करना चाहते हैं और इसलिए इस स्थिति की वैश्विक मान्यता की भी डिमांड की गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर अभी तक वृद्ध प्रजातियों की हानि को प्रजातियों की संरक्षण की स्थिति में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में मान्यता नहीं देता है। तो अगर ये इस प्रकार के अध्ययन हमारे सामने आते हैं तो इनकी एक डिमांड ये भी है कि जो वृद्ध सदस्य हैं किसी भी प्रजाति के, उनके संरक्षण को महत्वपूर्ण रूप से एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में आईयूसीएन द्वारा स्वीकार किया जाए। अध्ययन में संरक्षण रणनीतियों में वृद्ध आबादी को शामिल करने की वकालत की गई है। प्रजातियों के अस्तित्व में वृद्ध पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका को शामिल करने के लिए वैश्विक संरक्षण ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। यानी एक ऐसा वैश्विक संरक्षण ढांचा बनना चाहिए जहां पर अलग अलग प्रजातियों, अलग अलग वन्य जीव प्रजातियों के संरक्षण में उनके वृद्ध सदस्यों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए, विशेष दृष्टिकोण अपनाया जाए। बूढ़े जानवरों के महत्व को पहचानने से वैश्विक जैव विविधता संरक्षण नीतियों को नया स्वरूप दिया जा सकता है। तो अगर हम किसी प्रजाति के संरक्षण में उसके वृद्ध सदस्यों या वृद्ध पशुओं को शामिल कर लेंगे तो हम जैव विविधता संरक्षण में भी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। तो ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक था, हमारा पहला टॉपिक। अब हम बात करते हैं अमेजन वर्षा वन की। अमेजन का एरिया आप देख सकते हैं कि ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के इतने बड़े एरिया को कवर करता है और अपने आप में एक कार्बन सिंक के रूप में बहुत बड़ी भूमिका रहती है। यानी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सीमित करने में, उसको कम करने में इसकी बेहद ज्यादा भूमिका है। चर्चा में क्यों है? अमेजन वर्षा वन को 2005 के बाद से भयंकर सूखे और सबसे भयंकर आग का सामना करना पड़ा है जो जलवायु परिवर्तन के कारक और भी बढ़े हुए प्रदर्शित करता है। आग से वनों की कटाई में वृद्धि हुई है तथा कुछ आग जानबूझकर मवेशी पालन के लिए, भूमि साफ करने के लिए भी लगाई गई थी। अमेजन वैश्विक जलवायु विनियमन यानी जो क्लाइमेट रेगुलेशन है उसमें इसकी केंद्रीय भूमिका रहती है। उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका ये निभाता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का विशाल मात्रा में भंडारण होता है और महत्वपूर्ण जैव विविधता पाई जाती है। कार्बन सिंक को आप जानते हैं, कई बार आपको बताया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि कार्बन सिंक के रूप में अगर ग्रीन हाउस गैसों के माध्यम से लगातार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो वनारोपण के माध्यम से हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, उसका अवशोषित करते हैं, क्योंकि पौधे बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो एक प्रकार से वनारोपण के माध्यम से आप कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वायुमंडल में कम कर सकते हैं। और जो अमेजन के रेन फॉरेस्ट है वो बहुत बड़े स्तर पर
कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, उसका सीधा सा मतलब यही है। अब हम इनके बारे में बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। एक भौगोलिक अवस्थिति आपने देख ली है, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वन के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। जब हम उष्णकटिबंध की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? उष्णकटिबंध का मतलब होता है, मान लिया ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा है। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। और दक्षिण में 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है? मकर रेखा। तो इस एरिया को, इस पूरे एरिया को हम ट्रॉपिकल एरिया या उष्णकटिबंध एरिया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इसी एरिया में पाए जाने वाले जो वर्षा वन है उनको हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से जानते हैं। तो अमेजन वर्षा वन जो है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का ही एक प्रकार है, जो उत्तरी दक्षिण अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में अमेजन नदी और इसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन में मौजूद है। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या अमेजन वर्षा वन का, वो 60 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। लेकिन कई जगहों पर इस आंकड़े में आपको तब्दीली भी देखने को मिलेगी। कहीं पर 55 लाख भी देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको 68 लाख भी देखने को मिलेगा। तो इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप ये मान लीजिए कि 60 लाख के आसपास है, 60 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। इसमें कई जगहों पर आंकड़ों में ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। उष्णकटिबंधीय बंद वितान वन होता है। इसका मतलब कैनोपी, इसमें लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं और सभी बहुत ज्यादा वृक्षों की संख्या होती है। तो जो वृक्षों का ऊपरी हिस्सा होता है यानी जो कैनोपी होती है, वो नीचे तक जो सूर्य का प्रकाश है उसको नहीं आने देती है। तो एक प्रकार से बंद प्रकार का हिस्सा बन जाता है, यानी बंद प्रकार की कैनोपी बन जाती है। इसलिए इसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय बंद वितान वन होते हैं, जो अमेजन वर्षा वन है, जो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण विशेषता हुई। यहाँ मौसमी रूप से या पूरे वर्ष में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तापमान समान रूप से उच्च होता है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच सामान्यतः तापमान यहाँ का रहता है। इस तरह के वन एशिया, ऑस्ट्रेलिया यानी जो उष्णकटिबंधीय जो वन है उनकी यहाँ पर बात हो रही है। जो इस तरह के वन है, अमेजन की तरह के जो वन है, ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको तथा कई प्रशांत द्वीपों में भी पाए जाते हैं। इनके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्राजील के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा कवर करता है अमेजन वर्षा वन। और उत्तर में जो अमेजन वर्षा वन है, उत्तर में गुआना हाईलैंड्स, पश्चिम में एंडीज पर्वत, दक्षिण में ब्राजील के केंद्रीय पठार और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरे हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एंडीज पर्वत आ जाएगा, ये अटलांटिक महासागर आ जाएगा। उत्तर में जो है गुआना हाईलैंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, गुआना हाईलैंड्स। और दक्षिण का जो इसका हिस्सा होता है वो ब्राजील का केंद्रीय पठार आपको सामान्यतः यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये बात हुई अमेजन वर्षा वन की। अब हम एक और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता की अभी लगभग 2 वर्ष पहले ही भारत में शुरुआत की गई थी, ताकि चीतों को पुनः भारत में रिलोकेट किया जा सके, उनका पुनः स्थापन किया जा सके। और इसलिए हमने एक योजना की भी शुरुआत की थी जिसको हम प्रोजेक्ट चीता के नाम से जानते हैं। अलग अलग कारणों से ये चर्चा में रहा है। चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि एक विचार लगातार सामने आ रहा है कि क्या कूनू राष्ट्रीय उद्यान में बाड़ लगाने से परियोजना चीता की सफलता सुनिश्चित हो सकती है। यानी अगर प्रोजेक्ट चीता को हमें और ज्यादा सफल करना है तो क्या हमें बाड़ लगाने से इस परियोजना में और ज्यादा सफलता मिल सकती है? दुनिया के कुछ सर्वोत्तम जो संरक्षित क्षेत्र हैं, जो कंजर्वेशन एरिया है, वो वहां पर बाड़ लगाई जाती है, बाड़ लगाई गई है, जिससे पता चलता है कि किस प्रकार बाड़ लगाने से वन्य जीवों और लोगों दोनों की सुरक्षा होती है। क्योंकि बाड़ लगाने से होता क्या है कि ह्यूमन इंटरेक्शन जानवरों से कम हो जाता है, जिससे मानवीय एक प्रकार से मानवीय हस्तक्षेप से जानवरों को नुकसान की संभावना सीमित हो जाती है और इससे परियोजना की सफलता सुनिश्चित हो सकती है। और इसी कारण से प्रोजेक्ट चीता एक बार फिर चर्चा में आ गया है। तो इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। भारत में एक योजना शुरू की गई थी 17 सितंबर 2022 को, जो योजना प्रारंभ हुई थी, जिस योजना को हम चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, चीता प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, या चीता पुनः वापसी परियोजना के नाम से भी जानते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है
देश में चीतों की आबादी को बहाल करना। औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2022 को हुई थी। वर्ष 1952 से ही भारत में जो चीतों को विलुप्त घोषित किया गया है, यानी वर्ष 1952 से भारत में चीते विलुप्त घोषित है। परियोजना में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से मध्य प्रदेश के जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें चीतों को स्थानांतरित किया गया था। चीतों का स्थानांतरण शामिल है। परियोजना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसी द्वारा मध्य प्रदेश वन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान और नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के जो चीता विशेषज्ञ हैं उनके सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। ये बेसिक जानकारी इसके बारे में हुई। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी हासिल कर लेते हैं। सामान्य नाम चीता का, जिसको जो माना जाता है, सामान्य नाम क्या है? एशियाई चीता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एसिनोनिक्स जुबेटस है। इसमें कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। कई तरह की प्रजातियों में दो प्रजाति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, एक एशियाई चीते की और एक अफ्रीकी चीते की। एशियाई चीते की जो प्रजाति है उसको एसिनोनिक्स जुबेटस जुबेटस के नाम से जाना जाता है, और जो अफ्रीकी चीते की प्रजाति है उसे एसिनोनिक्स जुबेटस विनैटिकस के नाम से जाना जाता है। इस पर हमने एक करंट अफेयर्स की वीडियो में भी विस्तार से बताया हुआ है इन प्रजातियों के बारे में। आप उस करंट अफेयर्स की वीडियो को भी देख सकते हैं। विशेषताएं क्या है? विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी है चीता। चीते अपनी क्षमता के बजाय गति के लिए जाने जाते हैं, ये बात भी आप जानते हैं। और शिकार का जब ये पीछा करते हैं तो केवल 200-300 मीटर की दूरी में ही इस शिकार को पकड़ लेते हैं, और 1 मिनट से भी कम अवधि में ये पूरा खेल हो जाता है किसी शिकार को पकड़ने का। शेर, लकड़बग्घे और तेंदुए जैसे अन्य शक्तिशाली शिकारियों से प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए चीते मुख्य रूप से दिन के दौरान शिकार करते हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हुई। अफ्रीकी चीता और बनाम एशियाई चीता, यानी अफ्रीकी चीता और एशियाई चीते के बारे में कुछ सामान्य तुलना कर लेते हैं। अगर हम अफ्रीकी चीते की बात करें तो ये हल्के भूरे और सुनहरे रंग की त्वचा के होते हैं। चेहरों पर धब्बों और रेखाओं की प्रधानता होती है। पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में पाए जाते हैं, और जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट है उसमें इन्हें वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है, सुभेद्य श्रेणी में रखा गया। अगर हम एशियाई चीतों की बात करें तो अफ्रीकी चीतों से ये थोड़े छोटे होते हैं। इनकी जो त्वचा होती है वो हल्के पीले रंग की होती है, और शरीर के नीचे विशेष रूप से पेट पर अधिक बाल पाए जाते हैं। केवल ईरान में पाए जाते हैं, और देश द्वारा यानी ईरान द्वारा ये दावा किया जाता है कि अब यहाँ केवल 12 चीते ही शेष बचे हैं, और इसलिए भारत में जो रिलोकेशन प्रोग्राम हुआ है ये वस्तुतः नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से किया गया है। एशियाई चीतों को आधिकारिक रूप से भारत से 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में जो एशियन चीते हैं उनको घोर संकटग्रस्त या गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत में चीतों के पुनर्वास को अभी हमने बताया कि सितंबर 2022 में शुरू किया गया था, और भारत में चीता पुनर्वास के लिए कार्य योजना भी बनाई गई थी जनवरी 2022 में। 8 चीतों को नामीबिया से पहले लाया गया और उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया था। यहाँ पर क्योंकि ये जाएगा शब्द लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो ग्राफिक्स है ये थोड़ा समय पहले का है। नामीबिया से भारत में चीतों का जो स्थानांतरण है वो विश्व भर में किसी बड़े मांसाहारी जानवर की पहली स्थानांतरण परियोजना है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी जरूर याद रखिएगा। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो बताता है यूएन पर्यावरण शिखर सम्मेलन 2024 के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों, कुछ महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं परिणामों के बारे में। 4 महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हुए वर्ष 2024 में, जो कि आप कह सकते हैं कि विकासशील देशों को जिनसे बेहद ज्यादा उम्मीदें थी, और चारों से ही कुछ निराशाजनक परिणाम हमारे सामने आते हैं, और इसलिए इनको एक एक करके देख लेना जरूरी है, या इस पर सामान्य रूप से चर्चा कर लेना जरूरी है। 4 महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण शिखर सम्मेलन 2024 में सार्थक परिणाम देने में विफल रहे हैं, चाहे वो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हो यानी जैव विविधता पर जो शिखर सम्मेलन हुआ जो कोलंबिया के कैली शहर में हुआ हो, इसी के अलावा जो COP29 की बैठक हुई है जो कि UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत COP29 की बैठक अजरबैजान के बाकू शहर में हुई हो, चाहे वो कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट टू बायोडाइवर्सिटी मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए जो अभी समय है उसकी जो बैठक है COP16 की,
जो कि सऊदी अरब के रियाद में हुई वर्ष 2024 में। इसके अलावा एक इंटरनेशनल, एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को निपटाने के लिए, एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को लाने के लिए साउथ कोरिया के बुसान में जो मीटिंग हुई, उससे जो परिणाम आए, तो वे सारे ही, अगर इन सभी महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों को देखें जिनका आयोजन वर्ष 2024 में हुआ है, तो एक बेहतर रिजल्ट देने में नाकामयाब रहे हैं, क्योंकि हम एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को भी अंजाम नहीं दे पाए हैं जो बुसान में मीटिंग हुई थी। इन वार्ताओं में जैव विविधता हानि, जलवायु परिवर्तन और प्लास्टिक प्रदूषण जैसे मुद्दों पर सीमित प्रगति हुई, जिससे तात्कालिक वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान में एक देरी की उम्मीद स्वाभाविक है। ये भी बताती है कि भिन्न राष्ट्रीय हित हमें देखने को मिले हैं, यानी आर्थिक और विकासात्मक बाधाओं का सामना कर रहे विकासशील देशों ने धनी देशों से अधिक वित्तीय और तकनीकी सहायता की मांग की अलग अलग सम्मेलनों में। हालांकि विकसित देश घरेलू आर्थिक और राजनीतिक दबावों के कारण अतिरिक्त संसाधन देने में अनिच्छुक थे, जिससे अपेक्षाओं में अंतर पैदा हुआ और वार्ता कमजोर हुई। तो ये एक महत्वपूर्ण परिणाम हमारे सामने आता है, जिसमें हमें अलग अलग राष्ट्रीय हित देखने को मिलते हैं, वे प्रभावी होते हुए दिखाई देते हैं। वित्त पोषण तंत्र यानी जो फंडिंग मैकेनिज्म है, उस पर सहमति नहीं बन पाई। चाहे कोलंबिया के कैली शहर में जो जैव विविधता से संबंधित वार्ताएं थी, देश अलग अलग ये देश जो है वो स्थायी भूमि उपयोग प्रथाओं प्रैक्टिसेस को समर्थन देने के लिए एक फंडिंग मैकेनिज्म पर, एक वित्त पोषण तंत्र पर सहमत नहीं हो सके, क्योंकि प्रतिवर्ष ये आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि विकासशील देशों को इस समस्या से लड़ने के लिए, खासतौर से जैव विविधता के संरक्षण के लिए, विकसित देशों से प्रतिवर्ष $700 बिलियन की वार्षिक सहायता की आवश्यकता है। तो इस तरह की किसी भी प्रकार की वार्षिक वित्तीय, इतनी बड़ी वार्षिक वित्तीय सहायता पर सहमति नहीं बन पाई है। COP 29 की बैठक जो अजरबैजान के बाकू शहर में हुई, वहां पर भी विकासशील देशों ने जलवायु वित्त पोषण के लिए $1.3 ट्रिलियन की मांग की थी, जो पूरी नहीं हो सकी है। और केवल जो मांग पूरी हुई है, वो विकसित देश $300 बिलियन की सहायता प्रतिवर्ष विकासशील देशों, कम विकसित देशों को उपलब्ध कराएंगे, और ये सहायता भी वर्ष 2035 से शुरू होगी। तो अपने आप में ये बहुत निराशाजनक परिणाम है। असंगत प्रक्रियाएं और जवाबदेही का भी अभाव हमें अलग अलग शिखर सम्मेलनों में देखने को मिला। पर्यावरणीय लक्ष्यों की निगरानी और क्रियान्वयन के लिए रूपरेखा पर मतभेद देखने को मिले। विशेष रूप से पेरिस समझौते के तहत उत्सर्जन में कटौती के संबंध में गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई। पेरिस समझौता क्या करता है? पेरिस समझौता ये कहता है कि अगर हमें जलवायु परिवर्तन या वैश्विक तापन की समस्या से निपटना है, तो हमें जो वैश्विक तापन है, जो ग्लोबल एक औसतन तापमान, बढ़ता हुआ तापमान है पूर्व औद्योगिक स्तर के मुकाबले, उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। ये हमारा इमीडिएट लक्ष्य है। और जो हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य है वो ये है कि 2 डिग्री सेल्सियस से तक इसको, किसी भी औसत वैश्विक तापमान को किसी भी स्तर हालत में 2 डिग्री सेल्सियस तक नहीं बढ़ने देना है, और हो सके तो उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। तो इसके संबंध में भी हमें एक गतिरोध देखने को मिला, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के कटौती के संबंध में एक गतिरोध की स्थिति देखने को मिली। सऊदी अरब में अफ्रीकी देशों ने एक ठोस कानूनी रूप से बाध्यकारी सूखा प्रोटोकॉल के लिए दबाव डाला, लेकिन औद्योगिक देशों ने एक व्यापक गैर विशिष्ट नॉन स्पेसिफिक परिचालन ढांचे का समर्थन किया। तो इसके कारण अगर हम जो बढ़ता हुआ एक मरुस्थलीकरण है उससे लड़ना चाहते हैं, तो उस पर भी कोई सहमति हमें बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है कि किस प्रकार से हम सूखे की समस्या से लड़ें, जो कि मरुस्थलीकरण को लगातार विस्तारित कर रहा है। पर्यावरणीय फोकस को प्रभावित करने वाले वैश्विक संकट के बारे में बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से वैश्विक संकट हैं जो पर्यावरण के मुद्दों पर फोकस करने से हमें वंचित करते हैं या उससे हमारा ध्यान हटाते हैं। इस तरह के संकटों में कोविड-19 महामारी, विश्व भर में फैली हुई आर्थिक अस्थिरता और भू राजनीतिक संघर्ष सबसे पहले आते हैं। इनकी वजह से पर्यावरणीय जो प्राथमिकताएं हैं उनसे ध्यान हटता है। संसाधन भी एक तरह से अलग क्षेत्रों में चले जाते हैं, जिससे देशों के लिए महत्वाकांक्षी स्थिरता लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध होना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है। विकासशील देश जो पहले से ही मुद्रास्फीति, ऋण यानी डेट और जलवायु संबंधी कमजोरियों के बोझ तले दबे हुए हैं, अल्पकालिक सुधार और दीर्घकालिक पर्यावरणीय लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं।
इससे लगातार अलग अलग देशों में, खासतौर से विकासशील देशों और विकसित देशों में विभाजन बढ़ता चला जा रहा है और विश्वास का भी क्षरण हो रहा है, वो भी डिग्रेड हो रहा है। इन शिखर सम्मेलनों की विफलताएं विकसित और विकासशील देशों के बीच बढ़ती खाई को बढ़ा रही है, जिससे बहुपक्षीय पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में विश्वास कमजोर हो रहा है। विलंबित कार्रवाई के परिणाम क्या है? शिखर सम्मेलनों में सहमति के अभाव के कारण जैव विविधता की हानि, जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं हो पा रही है और इस विलंब से अपरिवर्तनीय टिपिंग पॉइंट्स का खतरा बढ़ जाता है। यानी टिपिंग पॉइंट्स का मतलब क्या है? मान लिया टिपिंग पॉइंट्स का मतलब कि हम किस स्तर तक किसी स्थिति को बढ़ने तक रोक सकते हैं या किसी स्तर तक किसी स्थिति को बढ़ने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये मान सकते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर से इसकी ये मान कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना बढ़ रहा है। तो अगर हमने एक हाईएस्ट लेवल का स्तर हासिल कर लिया और उसके बाद हमारी प्रक्रियाएं इस प्रकार से है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब हमारी सारी आर्थिक प्रक्रियाएं, सारी सामाजिक व्यवहार इस प्रकार से हो चुके हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वो लगातार नीचे ही आएगा हमारी सारी गतिविधियों से। इसको हम कहते हैं कि ये हाईएस्ट स्तर है किसी भी चीज का। इसको हम टिपिंग पॉइंट से संबंधित मानते हैं। इसको हम कहते हैं टिपिंग पॉइंट। तो टिपिंग पॉइंट से पर पहुंचने के बाद अगर किसी चीज का स्तर घटने लगता है तो उसके नकारात्मक प्रभाव भी सीमित हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारी गतिविधियां इस प्रकार से होती हैं कि टिपिंग पॉइंट हमारा ये है और इस तक पहुंचने के बाद हम उस स्थिति में पहुंच जाएं कि इसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं ये भविष्य में कभी कमी नहीं होंगे, कम नहीं होंगे, तो उस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। विलंब से अपरिवर्तनीय टिपिंग पॉइंट का खतरा बढ़ जाता है, जिसके गंभीर आर्थिक और सामाजिक परिणाम होंगे, विशेष रूप से कमजोर देशों के लिए। तो ये सारा टॉपिक था और बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। एक सभी जलवायु परिवर्तन से संबंधित या आप कह सकते हैं जलवायु वार्ता जो शिखर सम्मेलनों के रूप में हुई उनकी एक विफलता को प्रदर्शित करता है। अब इनसे संबंधित एक एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? जंगल में बूढ़े जानवरों की प्राथमिक भूमिका क्या है? अधिक संतान उत्पन्न करना, सामाजिक पदानुक्रम पर प्रभुत्व स्थापित करना, आवासों को विनाश से बचाना या युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन और उत्तरजीविता संबंधी ज्ञान प्रदान करना। दूसरा प्रश्न है अमेजन वर्षा वन किस प्रकार के वन है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण वन, सूखा वन या मिश्रित वन। तीसरा प्रश्न है एशियाई चीता का IUCN दर्जा क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर दर्जा क्या है? संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड, गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सुभेद्य यानी वल्नरेबल, कम चिंतनीय यानी लीस्ट कंसर्न। आखिरी प्रश्न है COP29 का मुख्य फोकस क्या था? जलवायु वित्त, नवीकरणीय ऊर्जा नीतियां, जैव विविधता संरक्षण या प्लास्टिक प्रदूषण में कमी। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।